नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर से, जो कि आपके आगामी परीक्षा सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीओएसआई, दिल्ली पुलिस, अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। लॉन्चेज नैनो स्निफर, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, जिसे ईटीडी कहेंगे दोस्तों। तो हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो जिन्होंने 9 अप्रैल 2021 को नैनो स्निफर नामक दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित ईटीडी यानी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर को लॉन्च किया है। और ये जो है ईटीडी यानी एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, इसको जो है एनआईटी स्निफ टेक्नोलॉजीज, एक आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण इसके की फीचर्स हैं, इट इज 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी यह 100% जो है भारत में निर्मित है। यानी इसके अनुसंधान, विकास, विनिर्माण के जितने भी यह उत्पाद हैं, यह 100% भारतीय है। और दोस्तों, द अफोर्डेबल डिवाइस विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द कंट्री ऑन इंपोर्टेड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइसेस। यानी कह सकते हैं कि देश की निर्भरता को कम करेगा। जो आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों को हम लोग आयात करते थे, तो उससे अब क्या होगा कि यह निर्भरता कम होगी। और यह डिवाइस जो है 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकेगी। यानी दिस डिवाइस कैन बी डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन लेस देन 10 सेकेंड। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज एक्सप्लोसिव इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी कह सकते हैं कि यह विभिन्न वर्गों या जो विस्फोटकों की यह पहचान मतलब और वर्गीकरण भी करेगा विभिन्न वर्गों में, यानी डिफरेंट क्लासेस में। और नैनो स्निफर जो है कैन डिटेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ मिलिट्री, कन्वेंशनल एंड होम मेड एक्सप्लोसिव। यानी यह जो है पारंपरिक और जो स्वनिर्मित जो विस्फोटक हैं, इन सभी वर्गों का यह पता लगा सकेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो खबर है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण अटेंड 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वर्चुअली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रखी है। तो ऐसे में जितनी भी मीटिंग जो हो रही हैं या कॉन्फ्रेंस हो रही है, वह सब वर्चुअल ही हो रही है। तो ऐसे में हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 अप्रैल को विकास समिति प्लेनरी की 103वीं बैठक में पार्टिसिपेट किया। द मेन एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इसका जो मुख्य एजेंडा था इस बैठक का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी WBG एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट फॉर डेब्ट रिलीफ अंडर द कॉमन फ्रेमवर्क एंड बियॉन्ड। यानी ये जो विश्व बैंक समूह और आम मुद्रा और परे के तहत ऋण राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समर्थन का यह इसका मुख्य एजेंडा है। और दोस्तों, इसमें जो है कोविड-19 महामारी विकासशील देशों द्वारा टीकों के लिए उचित और सस्ती पहुंच के लिए विश्व बैंक समूह समर्थन, यानी कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप सपोर्ट फॉर फेयर एंड एफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन बाय डेवलपिंग कंट्री, यानी जो विकासशील देश हैं उनकी सहायता करेगा। और इसी तरह से ग्रिड, जिसे कहेंगे यहाँ पर ग्रीन रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड वाइल सपोर्टिंग ग्रीन रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसे ग्रिड कहेंगे। तो यह कोविड जो क्राइसिस है, इसके रिस्पॉन्स से रिसिलियंट रिकवरी, जो सेविंग ग्रीन एंड रिसिलियंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हुए लाइफ्स एंड लाइवलीहुड को सेव करना है। ये सारे इसमें एजेंडे हैं। इसके तहत ही जो है यह कोविड-19 को ही पूरी तरह से फोकस की गई है इस मीटिंग
को। तो उसी से संबंधित यह प्रमुख एजेंडा तैयार किया गया है। तो निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने 27.1 ट्रिलियन रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है, जो जीडीपी का 13% से अधिक है। और यह पैकेज गरीबों, कमजोरों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुधारों में गति प्रदान करेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। इंडिया कंट्रीब्यूट $5 लाख टू यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, यानी भारत ने आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त जो है $5 लाख का योगदान दिया है। विद दिस अमाउंट इंडियाज टोटल कंट्रीब्यूशन टू इट सो फार इज कह सकते हैं अमेरिकी डॉलर 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी इस राशि के साथ भारत का अब तक का कुल 1.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र जो ट्रस्ट फंड है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ध्यान रखेंगे। और यूएन महासचिव के द्वारा इसकी की गई थी स्थापना, तो ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे कि भारत ने कितना अतिरिक्त योगदान दिया, तो $5 लाख। अब बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, इंडिया हैज एक्सेलरेटेड वर्क ऑन चाबहार पोर्ट। ध्यान रखेंगे चाबहार पोर्ट यह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो है कह सकते हैं कि पाक के बजाय भारत ईरान रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं, यानी स्वतंत्र संगठन कह सकते हैं भारत में तेल आयात के लिए अहम ईरान के चाबहार बंदरगाह पर काम तेज हो गया, यानी भारत इसमें एक्टिव हो गया है। बीच में इसमें जो है कह सकते हैं कि अमेरिका और खासकर ईरान के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही थी, इसमें भारत को दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में भारत ने कोरोना नामक महामारी के बाद से ही फिर से यानी वर्ष 2021 में यह फिर से तेज कर दिया है। यानी अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत थोड़े ठहराव के बाद इस साल की शुरुआत से ही चाबहार बंदरगाह पर काम तेज कर दिया है। तो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस ईरानी बंदरगाह का संचालन अगले महीने तक यानी मई से शुरू होने की संभावना है। तो अमेरिकी जो कांग्रेसनल रिपोर्ट है, कांग्रेसनल रिसर्च रिपोर्ट जिसे CRS कहेंगे, इसने कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह और रेलवे लाइन बिछाने के काम में मदद के लिए भारत 2015 में ही तैयार हो गया था। ये किसी रिपोर्ट है अमेरिका की। तो इस रेलवे लाइन से भारत को पाकिस्तान से गुजरे बिना ही यानी पाकिस्तान जो है अलग रह जाएगा और भारत समुद्र के माध्यम से डायरेक्ट जो है चाबहार पोर्ट से जुड़ जाएगा और फिर चाबहार पोर्ट से सीधा अफगानिस्तान। अभी मानचित्र में मैं बताता हूं आपको। तो यह 100 पेज की इस रिपोर्ट में CRS की बताया था कि मई 2016 में, कब 2016 में 15 में तैयार हो गया था, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए और बंदरगाह तथा उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $50 करोड़ निवेश करने के समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए। तो दोस्तों हालांकि ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत भारत ने 2020 के अंत तक परियोजना पर काम को रोक दिया था, लेकिन CRS रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2021 की शुरुआत में ही काम को तेज कर दिया है और मई 2021 तक शुरू होने की संभावना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पाक के बजाय भारत ईरान रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं। यानी इस रिपोर्ट में भी यह भी कहा गया है कि अमेरिकी संसद की रिपोर्ट यह नहीं है, हालांकि स्वतंत्र संगठन CRS की रिपोर्ट के विशेषज्ञों ने ऐसा बताया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में उसके निकटतम पड़ोसियों से जुड़ी हुई है, जबकि ईरान के आर्थिक रिश्ते पाकिस्तान की तुलना में भारत के साथ ज्यादा बेहतर हैं। 2016 में प्रतिबंधों में ढील मिलने के पर ईरान से भारत ने जुलाई 2018 में 8 लाख BPD तेल का आयात किया, जो किसी अन्य देश से बहुत ज्यादा था। हालांकि 2019 में भारत ने ईरान से तेल आयात नहीं किया।
अमेरिकी दबाव की वजह से। तो अमेरिकी संसद में पेश कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका पर अविश्वास ने क्वाड गठबंधन को मजबूत किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। तो इस तरह से 2017 में ट्रंप प्रशासन ने क्वाड संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद इस साल बाइडेन प्रशासन ने इसे और अपनाया और डिजिटल बैठक की। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में इस्तेमाल सामग्री पर चीन का एकाधिकार कम करने की योजना तथा पेरिस समझौते को मजबूत करने के लिए यह कदम आपसी सहयोग की दिशा में एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है। तो अमेरिकी संसद में पेश सीआरएस रिपोर्ट के साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ वियना में होने वाली जो इनडायरेक्ट डायलॉग है उसको रचनात्मक और व्यवहारिक कहकर रिश्ते को आगे बढ़ाने की पहल की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी मध्यस्थता कौन कर रहा है, तो यूरोपीय यूनियन कर रहा है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जो आया है बात कि हम दो मुद्दों पर वार्ता कर रहे हैं। पहला है ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका की वापसी के लिए और दूसरा ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने के लिए। तो इस तरह से अगर यह बात होती तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत कह सकते हैं। तो यह है, और यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं ये कांडला पोर्ट है जो कि ज्वारीय पत्तन है, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। और यहाँ से ये सीधा चाबहार पोर्ट, अब इस तरह से यहाँ से जारान ये काबुल तक को जोड़ देगा। इधर पाकिस्तान अपना अकेले बैठा रहे और भारत इधर से संबंध कायम करके मध्य एशिया पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे कोसोवोस पार्लियामेंट इलेक्टेड वाजोसा ओस्मानी एज प्रेसिडेंट। यह चित्र आप देख रहे होंगे। यह कोसोवो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बाल्कन कंट्री के अंतर्गत आती है। यह सर्बिया देश है ना, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सर्बिया से अलग हुए यूरोपीय देश कोसोवो की सबसे लोकप्रिय महिला राजनेता वोजोसा ओस्मानी को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ध्यान रखेंगे उन्हें 71 वोट मिले, जिसमें वह कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। 120 मेंबर वाली जो पार्लियामेंट है उसमें 82 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। 11 वोट उसमें अवैध इनवैलिड थे, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आफ्टर द वॉर दिस बाल्कन नेशन हैज इलेक्टेड द 7th प्रेसिडेंट एंड द 2nd फीमेल लीडर एज प्रेसिडेंट। यानी युद्ध के बाद से इस बाल्कन राष्ट्र ने 7वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला नेता को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और 38 ईयर ओल्ड राजनीतिज्ञ कोसोवो के प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी, और कोसोवो की कैपिटल भी प्रिस्टीना है, याद रखना। ये देख रहे हैं ना, प्रिस्टीना सर्बिया को टच कर रहा है, मॉन्टेनेग्रो को कर रहा है, इधर अल्बानिया है, इसकी राजधानी तिराना है, ध्यान रखेंगे। और मॉन्टेनेग्रो की पोड्रोजिसिया है, और इधर मैसिडोनिया इसकी राजधानी स्कोपजे है, और सर्बिया बताए इसी से निकला हुआ यह कोसोवो देश है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह लैंड लॉक्ड है, इधर देखना एड्रियाटिक सागर है, तो यहाँ पर बीच में यह अवस्थित है। नेक्स्ट है पुस्तकें और पुरस्कारों में डॉक्टर ऋषिराज नॉमिनेटेड फॉर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है आद्योन्मेष, के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साहित्य अकादमी की तरफ से उन्हें पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपीज और एक ताम्र फलक देकर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों मौजूदा समय में प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक डीयू के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में संस्कृत के हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, और ये साल 2005 से ही कविताएं लिख रहे हैं। तो इस तरह से आद्योमेष 2016 तक लिखी उन कविताओं का संकलन है, और इस संग्रह में 51 कविताएं हैं। इसे उन्होंने दिल्ली शतक भी नाम दिया है। तो इस कविता संग्रह में दिल्ली के ऊपर 2 शतक है। इसके पहले भाग में दिल्ली का इतिहास समाया हुआ है, और दूसरे भाग में पंचाशिका विद्या का संकलन है। यह भी एक ऐतिहासिक जो है खंड काव्य है। हालांकि महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जैसे कि मेट्रो मतलब वर्तमान यानी आधुनिक दिल्ली की भी झलक नजर आती है इस आद्योन्मेष नामक संग्रह में। तो इसमें निर्भया कांड, सोशल मीडिया, होली गीत, लोकगीत सब कुछ समाहित है, और इस कविता संग्रह में करीब 600 श्लोक हैं। तो यह ध्यान रखेंगे, मेन है किताब का नाम और किसे मिला ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फिनांस रिलेटेड न्यूज में
SBI MF becomes first mutual fund company to cross 5 लाख करोड़ एवरेज AUM मार्क। दोस्तों SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया है कि यह ₹5 लाख करोड़ रुपए की एवरेज संपत्ति को पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है। दोस्तों SBI MF ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 35% का ग्रोथ किया है और जिसका औसत AUM 3.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ध्यान रखेंगे इसको भी। और दोस्तों यह भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक और यूरोप के सबसे बड़े संपत्ति प्रबंधक अमुंडी के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं RBI टू कंडक्ट ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख करोड़ अंडर द GSAP 1.0 प्रोग्राम। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-22 की पहली तिमाही में GSAP इक्विजन प्रोग्राम, इसे GSAP 1.0 के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट परचेज कंडक्ट करने की घोषणा की है। और दोस्तों इसका उद्देश्य है, यानी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू हैव स्टेबल एंड ऑर्डरली इवोल्यूशन ऑफ यील्ड कर्व, यानी इस वक्र को स्थिर और व्यवस्थित विकास करना है। अंडर दिस स्कीम द फर्स्ट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट 25,000 करोड़ अंडर GSAP 1.0 विल बी कंडक्टेड ऑन 15 अप्रैल 2021। दोस्तों स्पोर्ट्स समाचार में हम बात करेंगे दुती चंद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सेलेक्टेड फॉर इनागुरल छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड, यानी भारतीय स्प्रिंटर दुती चंद को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार उद्घाटन संस्करण के लिए इन्हें चुना गया है। द अवार्ड विच रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन इन डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग स्पोर्ट विल बी गिवन वर्चुअली ऑन 14 अप्रैल 2021, यानी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों उड़ीसा स्प्रिंटर 2019 में इटली में आयोजित विश्व विद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी यह दुती चंद। और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 100 एंड 200 मीटर में रजत पदक भी जीत चुकी हैं, सिल्वर मेडल। और इसके अलावा दुती 100 मीटर में 11.22 सेकंड का उनका नेशनल रिकॉर्ड भी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अप्रैल 10। दोस्तों इसमें जो है इसके कह सकते हैं कि होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस दिन जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है, यानी 266 साल पहले इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, जिन्हें होम्योपैथिक नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। दोस्तों यह वर्ष 2021 हान हेमन के 266वें जन्मदिन को चिन्हित करता है। और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 से 11 अप्रैल तक वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भी किया है। और दोस्तों इस सम्मेलन का जो विषय है, थीम है होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। दोस्तों इसका उद्देश्य है exchange of experience by policy makers and experts to identify strategic action toward an effective and efficient inclusive of homeopathy in integrative care, यानी नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों द्वारा एकीकृत देखभाल में होम्योपैथी के प्रभावी और कुशल समावेश की दिशा में रणनीतिक कार्यों की पहचान करने के लिए अनुभव का आदान प्रदान करना है। तो दोस्तों ये आयुष विभाग के अंतर्गत ही आएगा। यह भी देख सकते हैं, इसका लोगो है सर्वे संतु निरामया, आयुष विभाग है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों की। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ये भी अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो संगठन है उसकी चर्चा कर रहे हैं AIIB, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके जो अध्यक्ष हैं जिन लिक्विन हैं,
ये ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, बीजिंग में है, चीन के। और अब तक 103 सदस्य इसमें हो गए हैं। यानी कह सकते हैं कि G20 के भी इसमें 14 सदस्य हैं, यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित 14 मेंबर इसके सदस्य हैं। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह वैश्विक स्तर पर 103 सदस्यों की संख्या हो गई है। और इसका जो लक्ष्य है या इसका विकास उद्देश्यों के लिए कह सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी पूंजी को निवेश को बढ़ावा देना। अभी जैसे कल ही न्यूज में मैंने बताया था, पंजाब सरकार को सहायता दे रही है वहाँ के जो है पेयजल जो परियोजनाएं हैं उसके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। 1961 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। कहाँ, इटली की राजधानी रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम। विश्व खाद्य संगठन इसका 1961 में, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने मुख्यालय रोम इटली में की गई थी इसका स्थापना। ये ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करके खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने एवं पोषण में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। और यह 88 देशों की सहायता करता है। वर्ष 2019 में इसने 97 मिलियन लोगों की सहायता की, जो कि वर्ष 2000 के बाद सबसे बड़ी संख्या है। इसे भी याद रखेंगे। और यहाँ पर इसके जो निदेशक हैं कार्यकारी, डेविड बिजली हैं। 2020 में इसे नोबेल पुरस्कार भी शांति का मिला इसी सब कार्यों के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तो आपको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। ये ध्यान रखेंगे। 189 सदस्यीय यह संगठन है। और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। कब, 1944। और इसके महानिदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। इसकी जो डायरेक्टर है कौन है, क्रिस्टलिना, पहले क्रिस्टीना लेगार्दे हुआ करती थी, अब क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 193 कंट्रीज के मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है, जो कि सी नदी के किनारे बसा है। इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले हैं। इससे पहले इरीना बोकोवा हुआ करती थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 के वर्साय संधि, ये ध्यान रखेंगे, वर्साय संधि के तहत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों वर्ष 1946 में 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया, ये ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक और स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, यह जो है। और भारत भी इसका सदस्य है। और इसका जो है महानिदेशक गाय राइडर हैं ब्रिटेन के। नेक्स्ट है आप लोगों का सेक्शन, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सुभाष रानी, जेबुन निशान, अजमेरा, संजय नेगी, पी खरे, मुस्कान हारून शेख, मिली, अनुराग उपाध्याय, मार्फत खान, मधु आशुतोष, पीयूष अवस्थी, रीना एम, सरबर्था बनर्जी, अनुराग उपाध्याय, सुलक्षणा परमार, प्रमोद कुमार, विवेक यादव, खेतेश मंसूरिया, रितेश पांडे, सिकंदर यादव, आर के सिंह, मुस्कान हारून शेख। इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किया है। मिली ने कहा है कि इसे 1 महीने का यह बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूं, आप लोग बेफिक्र हैं। और इसका पूरा कंपाइल करके रिवीजन कराया करेंगे आने वाले दिनों में। तो इसको आप यह है कि कलेक्ट करते चलिए। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री। यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है? नैनो स्निफर, माइक्रोसेनिफर, डिटेक्टोग्राफ या माइक्रोजिनिपर?
इन्हीं में से बताना है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म इस्टेब्लिश, यानी आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड कब स्थापित किया गया था? 2006, 8, 9 या 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो? ग्लोक कोंजुफा, वाजोसा उस्मानी, कादरी वेस्ली, जकूब क्रासनिकी। नेक्स्ट है हुज फेमस पोएट्री कंपाइलेशन इज नोन एज आद्योन्मेष के नाम से प्रसिद्ध काव्य संकलन किसने लिखा है? आद्योन्मेष, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा युवा का, नंद किशोर आचार्य, डॉक्टर ऋषि राज पाठक, अरुंधति सुब्रमण्यम या एम वीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस 5 लाख करोड़ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्क? तो यह कौन सा बन गया है? एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड या एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट या यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन चूजन फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड बाय द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट? किसे चुना गया है? साक्षी मलिक, दुती चंद, गीता फोगाट या विनेश फोगाट? नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स टायलर केंट, सैमुअल हैनीमैन, हिपोक्रेटस, हंसग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व? कब मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस? 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 10 अप्रैल या 15 अप्रैल? अगला प्रश्न है व्हेन वाज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इस्टेब्लिश्ड? 2018, 15, 16 या 14? एंड लास्ट क्वेश्चन है वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सिचुएटेड? यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पेरिस, जिनेवा, रोम या लंदन? इसको लंदन कर लीजिएगा। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।